तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक विषय है, इसका जो आपका कल प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो कल यानी कि 19 दिसंबर, जी हाँ बच्चों, 19 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट का, यानी आप सभी बच्चों का, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन जो है भैया हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 19 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके पहले इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर आधा हमने सैम्पल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो हमारा 50% पेपर रह गया है उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी का ये हमारा दूसरा सैम्पल पेपर है हिंदी इलेक्टिव का। इससे पहले भी एक हमने सैम्पल पेपर करवा रखा है, चैनल पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यालय स्टडी पॉइंट को इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसको हिंदी में आप हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी इलेक्टिव होता है। ठीक है, कल जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक जो रहेंगे वो 80 रहने वाले हैं। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सामान्य निर्देश ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं खंड ब के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया कि निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर विषय दे दिए गए हैं, इन तीनों में से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख काइंड ऑफ आप निबंध टाइप का ही समझ सकते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, 3 में से किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, निबंध से थोड़ा सा हटके होता है बस, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है निबंध के। ओके, तो यहाँ पर पहला है हमारा चंद्रयान 3 की सफलता पर मेरी प्रतिक्रिया, यानी जो आपका चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून के ऊपर, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर के आप एक रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। दूसरा है जब मैं पेड़ की छाँव में बैठी, इसके ऊपर लिख सकते हैं। तीसरा है महानगरीय जीवन की चुनौतियाँ। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पर आप क्या कर सकते हैं, एक रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो थर्ड वाला है उसके ऊपर लिख करके दिखाया एग्जाम्पल के लिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो आपका विषय दिया गया है, जैसे यहाँ पर मेरा विषय क्या है भैया, महानगरीय जीवन की चुनौतियाँ, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन कर देना है महानगरीय जीवन की क्या चुनौतियाँ हैं हमारी। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर आप शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहते हैं, तो वैसे तो हमारी ऑडियंस ज़्यादातर दिल्ली से है, तो आपको पता ही होगा कि जो महानगर है जैसे दिल्ली जो है, ठीक है, देखने के लिए तो ये बहुत बड़ा शहर है। गांव वाले लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है दिल्ली में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ होती है कि महानगर एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े शहर, फैक्ट्री, दफ्तर हो, स्कूल हो और अनगिनत सुख सुविधाएं हों, जिनसे आम तौर पर जो लोग होते हैं वो प्रभावित होकर के महानगरों में बसने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अरे चलो दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं, कोलकाता चलते हैं, यहाँ पर क्या है बहुत सारा सुख सुविधा मिलेगा, काम मिल जाएगा, पैसा आएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे। ठीक है, अनगिनत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। यहाँ पर
आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है कि लेकिन महानगर को विभिन्न समस्याओं वाला नगर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाना पसंद करते हैं। आज के टाइम पे अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 भी अभी ख़त्म होने वाला है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं गांव में रहने वाले, वो ये सोचते हैं कि चलो भैया दिल्ली चलते हैं, चलो मुंबई चलते हैं, बम्बे चलते हैं, वहाँ पे कमाएंगे खाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। जिससे कि क्या हो रहा है, जो शहरों में लोग रह रहे हैं ना, उनका जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिससे कि वहाँ की आबादी बढ़ती चली जा रही है शहरों की, और वहाँ की आम जनता का रहना बद से बदतर होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और बातें हैं, लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी देखेंगे एक बहुत बड़ा समस्या है भैया। दिल्ली की अगर बात करूं तो गर्मियों में तो ये हाल हो जाता है कि एक एक हफ्ता पानी ही नहीं आता है। मैं जहाँ रहता हूँ जिस एरिया में, वहाँ तो फिर भी आ जाता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी आता है। ठीक है, और एरियाज़ जो है कई दिल्ली के, वहाँ पर पानी ही नहीं आता भाई, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता तक पानी नहीं आता है। सोचिए, काहे का शहर भाई, शहर हुआ तो सारे सुविधा भी होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, महानगरों में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी की इतनी किल्लत होती है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उन्हें पानी मिल पाता है। आजकल तो बिजली संकट भी एक मुख्य समस्या के रूप में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक मुख्य संकट के रूप में देखा जा सकता है बिजली समस्या को भी। गांव की बिजली तो जाती ही रहती है, लेकिन आजकल नगरों की बिजली भी जाने लग गई है। वाकई में यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है ना, कि गांव की बिजली तो चलो कटती रहती है, लेकिन आजकल शहरों की भी बिजली जाने लग गई है। अब शहरों में बिजली कटेगी तो भैया शहर में जो लोग रहते हैं वो ये चीज़ भली भांति जानते होंगे कि हर एक चीज़ भैया आज के टाइम पे बिजली से कनेक्टेड है। चाहे गर्मियों में आपको एसी, कूलर, पंखा चलाना हो, बिजली से चलेगा। ठीक है, लाइट जलाना हो नॉर्मल एक, बिजली से चलेगा। ठीक है, या आजकल तो शहरों में ये देखा जाता है कि जो खाना बनता है ना, वो भी बिजली पे चलने वाले उपकरणों पे बनता है। ठीक है, तो अगर बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रहा है, तो खाना भी 2 वक्त का रोटी भी नहीं बन पाता है शहरों में। ऐसा तक हो गया है, इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं लोग शहरों के अंदर बिजली के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है, बिजली की कटौती क्यों की जा रही है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। गर्मी के महीने में बिजली ना होने की वजह से पानी और अन्य प्रकार की भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो दिक्कत और समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ठीक है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा मेहनत यहाँ पर, या कड़ा परिश्रम कह लीजिए, करना पड़ता है, तब जा कर के उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी तो बात ही क्या करें, उनकी बात ही बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे देखा जाता है कि गांव के लोगों को ये लगता है कि चलो भैया शहर में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा बेहतर जीवन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये लिख करके आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इससे पहले वाला जो सैम्पल पेपर का वीडियो डाला है उसको भी जरूर देखिएगा, कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोले जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 के लगभग 60 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, यानी आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है भैया, और इसमें से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क में इस तरह से क्वेश्चन है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। इस कथन की सार्थकता सिद्ध करनी है। तो इस कथन की सार्थकता कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि कविता हमारी संवेदना के निकट है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने तथा उसे अपना बना लेने का बोध मिलता है यहाँ पर। और कविता व्यक्ति को भावुक, कवि या सहृदय पाठक बनाती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए कविता से संबंधित है तो थोड़ा सा आपको चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। बाकी आपका अगर ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहाँ तक उचित है, 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो रंगमंच होता है आपका, उसको प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहाँ तक हम कह सकते हैं। तो देखिए जो रंगमंच होता है वो प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है।
शाब्दिक अर्थ से व्यंजना की ओर ले जाने वाला है और नायक प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा तनाव जैसे कि उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार की सशक्त संवाददाता प्रस्तुति है यहाँ पर, और प्रभावी प्रस्तुति द्वारा सामाजिक जागरूकता हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका रंगमंच है उसको प्रतिरोध का सशक्त माध्यम जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक की आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन उदाहरण सहित आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी यही बोला गया है कि कोई 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए 60 शब्दों में। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया होगा। तो 9वें के पहले में यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, जो अभिव्यक्ति माध्यम वाला वीडियो मैंने बनाया है, जिसके अंदर जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो ज़रूर जा करके देखिएगा, कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, बात करें अगर उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है, तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे फ्रंट पेज जो होता है अखबार का, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, यानी कि खबरों का सिलसिला कुछ इस प्रकार से चलता है, कुछ इस क्रम में चलता है कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले छापा जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट खबर, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट खबर। ठीक है, तो इस तरह से खबरों का सिलसिला चलता है, समाचारों का सिलसिला चलता है, और इसे ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अच्छे फीचर के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक अच्छा फीचर वो होता है जिसमें लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं जाहिर करने का अवसर हो। ठीक है, अगर एक फीचर लिखा जा रहा है तो उसके अंदर जो राइटर है वो अपनी राय रख सके, ठीक है, अपना ओपिनियन रख सके, अपनी भावनाएं जो है, फीलिंग्स जो है उसको जाहिर कर सके। ठीक है, अगर फीचर के अंदर ये सारी चीज़ें करने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो एक अच्छा फीचर है। ठीक है, तो फीचर की विशेषताओं के अंदर ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती है फीचर की। ऐसा नहीं कि भैया कोई एक फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फीचर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक कथात्मक शैली होती है फीचर की। अगला है भाषा सरल, जैसे कि रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए फीचर की। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको पढ़ करके कोई 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर मोस्टली चांस है कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 3 में से आपको कोई 2 करना होगा। ठीक है, मैंने आपको सीधा सीधा 2 ही बता दिया यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 के लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे। तो देवसेना का हार और निराशा का कारण ये था कि उसको प्रेम में असफलता मिली थी। वो भैया यहाँ पर स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और स्कंदगुप्त जो था भैया किसी और से प्रेम करता था। तो एक ये कारण था कि भैया उसको निराशा मिली। दूसरा, आशाओं व आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। ठीक है, जो उसकी आकांक्षाएं थी, जो सोच रही थी, वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, जीवन में निरंतर दुख, संघर्षों एवं अकेलेपन का भार था उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप देवसेना का यहाँ पर हार व निराशा के कारणों के अंदर। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी आपका जो अंतरा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया है उसके अंदर बता दिया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, 1 शॉट वाला फर्स्ट बुक का, तो उसको भी जरूर देख करके जाइएगा। आपको कल के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं जानऊँ निजनाथ सुभाऊँ में राम के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख है। ठीक है, मैं जानऊँ निजनाथ सुभाऊँ, इस लाइनों का मतलब है, इस पंक्ति का मतलब है कि मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, और राम जी के बारे में कुछ ये बातें बताई गई हैं कि वो बहुत ही कोमल है। ठीक है, स्नेह बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों से, स्नेह भरे है, वो सरल हृदय है उनका राम जी। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति हो, अपराधियों पर भी राम जी क्रोध नहीं करते हैं। ठीक है, और भरत जी कह रहे हैं जो राम जी के भाई है कि मुझ पर तो राम जी की विशेष कृपा और स्नेह है भैया, यानी मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया, वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं परंतु उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया। जो राम जी है वो खुद तो यहाँ पर कष्ट पीड़ा सहन कर लेते हैं लेकिन दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते। वे खेल में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते। कभी खेल खेला जाता है, कोई सा भी गेम खेला जाता है तो उसके अंदर राम जी कभी अप्रसन्न अनहैप्पी नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं जानऊ निजनाथ स्वभाव के माध्यम से भरत जी यही सारी बातें कहना चाहते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि देवसेना का गीत में कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो देवसेना के गीत में कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य का आशा के भरोसे जीना और स्वप्न देखना लगभग लगभग एक बराबर होता है। आशा की डोर पकड़कर मोहक सपने बुनना और लक्ष्य को पाने के लिए पागल की तरह उसके पीछे दौड़ना, वर्तमान के यथार्थ से भ्रम की अवस्था में चले जाना। ठीक है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको छोड़ करके आप भ्रम में चले जाते हैं। ठीक है, वो किस कारण से, क्योंकि भैया आशा लगा के बैठ जाता है, अरे हाँ ये कर तो रहा हूँ, ये चीज़ हो जाएगा। अरे कोई एक्टिविटी अच्छे से करोगे जब भी तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगा। भ्रम में नहीं जीना है आपको, रियलिटी के साथ जीना है, वर्तमान में प्रेजेंस में जीना है आपको, प्रेजेंट में कह लीजिए। ठीक है, कविता के संदर्भ में देवसेना की ये स्थिति थी। ठीक है, अगर कविता के संदर्भ में बात करें तो देवसेना भी इसी स्थिति में थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो ये लाइनें दे दी हैं आपको, मुझ भाग्यहीन डैश 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 कर करता मैं तेरा तर्पण करके। ठीक है, इस तरह से ये लाइन दे दिया है। अब इसका आपको क्या करना है भैया, सप्रसंग व्याख्या करना है। अब सप्रसंग व्याख्या करने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझसे पूछते हैं। तो तरीका सिर्फ एक ही है भैया, आपका जो सपोर्ट मटेरियल है, लास्ट टाइम टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट मटेरियल है उसको उठाइए, उसके अंदर बहुत सारे सप्रसंग व्याख्या आपको देखने को मिलेंगे, उनको एक बारी नज़र मार के जाइएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि उनमें से कोई एक आ जाए, और जो मैं ये अभी आपको करवाने वाला हूँ सैम्पल पेपर के अंदर, या हो सकता है यही वाला आ जाए। ठीक है, करना कैसे होता है, सिंपल सा होता है भैया, एक लाइन आपको दे दिया इस तरह से। अब आपको पहचानना है कि इन लाइनों की मदद से कि ये जो लाइनें हैं किस चैप्टर से ली गई है, इनके लेखक कौन है, और इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पता लगाना पड़ता है इसी लाइनों के बेसिस पे, समझ रहे हैं। ये तभी आपको पता चलेगा जब आपने पूरा बुक पढ़ा होगा। तो अगर आपने पूरा बुक पढ़ा है तब तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपना सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कीजिएगा पिछले साल का, क्योंकि इस साल का तो अभी आया नहीं है। डाउनलोड करके उसमें पूरा अच्छे से देख करके जाइएगा। बाकी ये जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये जो लाइनें दी गई हैं, संदर्भ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, और कविता की बात करें, जिस कविता से ये लाइनें ली गई हैं वो है भैया यहाँ पर सरोज स्मृति। ओके, अगर प्रसंग की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन पर अपनी जो मर्मातक है, ठीक है, पीड़ा और वेदना है उसको व्यक्त किया है। वो जितना दुखी था ना उस चीज़ को यहाँ पर उसने जाहिर किया है कवि ने। ठीक है, तो ये प्रसंग के अंदर लिख सकते हैं। फिर पूरी आपको व्याख्या कर देनी है, यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देना है कि इस कविता के अंदर क्या बातें हैं क्या नहीं है। जैसे एक दो लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही तो सहारा थी। आज तुम्हारे निर्धन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर इस बात को प्रकट कर रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही थी। मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है भैया। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर देना है कि भैया इस कविता के अंदर है क्या, कौन सी चीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर व्याख्या। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर फिर काव्य विशेषताएँ लिख सकते हैं या काव्यागत विशेषताएँ जिसको आप कहेंगे। तो इस तरह से रहेगा, इस शोक गीत में कवि का समस्त दैन्य भाव मुखरित हो उठा है। ठीक है, ये जो शोक गीत है, शोक गीत मतलब दुख वाला गीत, एक तरह से आप कह सकते हैं, दुख व्यक्त किया जा रहा है इसमें। कवि का पूरा जो दैन्य भाव है वो मुखरित हो उठा है। ठीक है, यानी उभर करके सामने आया है, उसके जीवन की संपूर्ण वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, साथ ही साथ तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद है हमारा। भाव सौंदर्य की बात करें तो पुत्री के विवाह के आयोजन में पत्नी के प्रतिरूप को अपनी बेटी में निहारने का व
अपनी अभावग्रस्त जिंदगी का वर्णन किया है। ठीक है, कुछ दूसरे लाइन में भी समथिंग इस तरह से बताया गया। फिर शिल्प सौंदर्य के अंदर आप भाषा, शैली, छंद वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, जैसे छंद मुक्त छंद है ना। तो इस तरह से आप शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका सप्रसंग व्याख्या हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा मिलेगा कि भैया ऊपर वाला अगर क्वेश्चन का आप सप्रसंग व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होगा और एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसका जो भैया शब्दों का सीमा रहेगा वो 40 रहने वाला है। ठीक है, 40 वर्ड्स यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है भैया। यानी कि जो दुख होता है और जो सुख होता है ये मन के अंदर का विकल्प होता है। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि दुख और सुख जीवन का वास्तविक अंग है। आपको तो पता ही होगा भैया, अगर आपको कभी दुख महसूस हो रहा है, दुखी महसूस हो रहा है, तो कभी ना कभी आपको खुशी भी महसूस होगा, है ना। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो जीवन के वास्तविक अंग है। व्यक्ति का दिमाग उसके नियंत्रण में हो, जो है सुखी, ज़रूरतें सीमित हो तो क्या होगा, वो सुखी रहेगा। स्वास्थ्य प्रतीत होगा या होता हो तो वह सुखी रहेगा। किसी प्रकार का विकार ना हो इत्यादि तो वह सुखी रहेगा। ये सारी चीज़ों से बंदा सुखी रह सकता है। अगर इन चीज़ों पे उसका कंट्रोल नहीं है तो वो दुखी रहेगा। ठीक है, और बात करें अगर दुख और सुख की, तो ये दोनों चीज़ें तो भैया यहाँ पर जीवन का एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। ये दोनों अगर नहीं रहता है, अगर आदमी को खाली सुख ही सुख मिलता है जीवन भर, ये भी नहीं हो सकता। अगर आदमी को पूरी जीवन भर दुख ही दुख मिले, ये भी नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें मिलती है, कभी आप खुश भी होंगे, कभी आप दुखी भी होंगे, है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि बालक बच गया पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बालक की प्रवृत्तियों का गला किस प्रकार घोटा जा रहा था। ठीक है, तो अगर बात करें बालक की, तो भैया उसके ऊपर ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा था, बोझा डाला जा रहा था उसके टीचर के द्वारा और उसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, अभिभावक है, उनके द्वारा, जितना वो झेल ना सके। तो इस प्रकार से बालक का जो कह लीजिए प्रवृत्ति है, उसका बचपन है, उसका पूरा गला घोटा जा रहा था। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बाकी आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि बालक का पीला मुंह, सफ़ेद आंखें, दृष्टि का भूमि से न उठना, उसकी आयु और क्षमता से अधिक कठिनाई वाले विषयों को रटवाया जाना, मनचाहा इनाम मांगने की बात पर मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है कि बालक बच गया। जो पाठ है इसके आधार पर जो है बालक की प्रवृत्ति का जो गला है वो किस प्रकार से घोटा जा रहा है। ठीक है, तो इनाम में भैया उससे बोला गया कि आप मनचाहा जो भी मांगना चाहो मांग लो, और उसने इनाम में क्या मांगा, लड्डू मांगा यार। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसका एक तो बचपन बचा हुआ था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो बचपना है और उसकी जो प्रवृत्ति है उसका गला भी घोटा जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति को प्रतिपादित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस तरह से रहेगा कि शेर जो है व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके द्वारा आम जनता का संचालन होता है, और नौकरी का आकर्षण लेकिन केवल दिखावा होता है। उसके मुंह में जाने वाला वापस नहीं आता, अस्तित्व ही उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस तरह से लाइनें आपको दे दिया है कि बड़े भैया के मरते ही जैसे सब डैश 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 बेचारी बड़ी बहुरिया। तो ये जो लाइनें हैं भैया, ये आपका संवदिया जो है यहाँ से लिया गया है, पाठ हमारा संवदिया है। लेखक है इसके फणीश्वर नाथ रेणु जी। प्रसंग के अंदर इस तरह से आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण पति की मृत्यु के पश्चात उसके भाइयों में परस्पर गृह कलेश को बताया। कि जो लेखक है वो बताते हैं कि बड़ी बहुरिया का जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो खराब इसलिए हो गया क्योंकि एक तो उनके पति की मृत्यु हो गई है और जो भाई थे उसके अंदर गृह कलेश चलता रहता है। ठीक है, तो इस कारण से बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति यहाँ पर खराब है। उसके बाद पूरा आप व्याख्या कर देंगे, यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं। फिर विशेष के अंदर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे भाषा जो है वो लोक जीवन से जुड़ी आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दावली कैसी है, आंचलिक शब्दों का यहाँ प्रयोग है। लोकती और मुहावरे कैसे है, जैसे खेल खत्म हो जाना, दावा करना, लीला करना, इस तरह से, है ना। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चाहे तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते थे या नीचे वाला कर सकते थे। मैंने ऊपर वाला आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा दिया बच्चों।
तो अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक का लगभग 60 शब्दों में जो है उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको और आंसर आपको कम से कम 60 शब्दों में लिखना है बच्चों। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, सूरदास के कैरेक्टर के बारे में बताना है इन कथनों के माध्यम से कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे भैया। ठीक है, भैया नहीं होगा यहाँ पर, बस इतना है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि सूरदास का इस वाक्य से एक सशक्त जो चरित्र है वो उभर कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। पहला, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, पुनः परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो उसके कैरेक्टर के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो कभी भी हार मानने की प्रवृत्ति नहीं रखता है कि हाँ भैया यहाँ पर मैं हार मानता हूँ, मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जो है दोबारा प्रयास करने के उसमें रहता है। ठीक है, कर्मशील और मेहनती बंदा था भैया। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है, अंधा होने पर भी उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि आगे भी उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तभी उसका जो है गुजर बसर लगभग चल जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि कर्मशील और मेहनती था वो। प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। क्यों? क्योंकि सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता था। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो प्रतिशोध यानी बदला लेने वालों में से नहीं था। तो इस तरह से आप यहाँ पर सूरदास के चरित्र की विवेचना यानी कि सूरदास के चरित्र के बारे में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पर चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, कारण बताते हुए निवारण के उपाय भी बताइए। तो देखिए, विकास की औद्योगिक सभ्यता जो है उजाड़ की असभ्यता बन रही है, पर्यावरण असंतुलन हमें देखने को मिल रहा है, मौसम चक्र जो है वो बिगड़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से क्लाइमेट जो है चेंज होता जा रहा है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कारखानों व उद्योगों को शहरों से दूर लगाना चाहिए, नदियों का संरक्षण करना चाहिए जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सके। प्लास्टिक के थैलियों को पूरी तरह से यहाँ पर बैन कर देना चाहिए जिससे कि भैया इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। स्वच्छता व यहाँ पर प्रदूषण रहित पर्यावरण को हमें यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम अपने धरती को, अपने प्लेनेट को बचा सकें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर नंबर जो 2 था बच्चों वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, फोड़ के आना है। ऑल द बेस्ट।